नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घोटाले की विजिलेंस जांच कराई जाएगी। हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पूर्व आयुष मंत्री थे हरक सिंह रावत के कार्यकाल में कई घपले और घोटालों के मामले सामने आए हैं। जी हां, मृत्युंजय मिश्रा पर पहले से ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और अब हरक सिंह रावत जो कि पूर्व कैबिनेट में मंत्री वो रहे हैं, हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और इसीलिए क्योंकि आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी हरक सिंह रावत के पास थी, इसलिए अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घोटाले की अब विजिलेंस जांच धामी सरकार कराएगी। हालांकि आपको बताएं कि हरक सिंह रावत पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ा, हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के वो साथ हैं और इसीलिए ये भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों आखिर अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं है तो क्या राजनीतिक बदले के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो विजिलेंस जांच के लिए आपको बताएं घोटाले की जांच इसमें की जाएगी। हरक सिंह रावत की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ सकती हैं। पूर्व आयुष मंत्री रह चुके हैं हरक सिंह रावत। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में दरअसल व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच कराएगी सरकार और बुधवार को शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। इसके पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी जो जांच कर रही है। आपको बताएं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चाओं में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट हालांकि मांगी थी। इसके बाद अप्रैल में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक एस वल्दिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी और जांच समिति में अपर सचिव वित्त अमिता जोशी, संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक और यूनानी कृष्ण सिंह नपचियाल और ऑडिट अधिकारी रजत मेहरा भी इसके सदस्य थे। और आपको बताएं कि ये जांच समिति इसकी जांच कर रही है और इसी बीच बुधवार को शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सभी मामलों की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने विजिलेंस जांच के आदेश जारी होने की पुष्टि की है। तो साफ तौर पर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। हालांकि किस तरीके से जो घटनाक्रम लगातार अभी हाल ही में हुए चुनाव से पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत थे, उस दौरान किस तरीके से बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा था और कांग्रेस पार्टी को जिताने का वादा हालांकि उन्होंने किया था। लेकिन देखिए किस तरीके से अब उनके ही खिलाफ उनके पुराने साथी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम घोटाले की खबरें हैं इसके पहले भी आती रही हैं, तो ऐसे में ये सवाल भी अब इस पर खड़ा हो रहा है कि क्या धामी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बदले के चलते कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम शिकायतें, तमाम घोटाले की खबरें सामने आई थी लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब हालांकि हरक सिंह रावत के सरकार में रहते हुए तमाम जो घोटाले, फिर चाहे वो कॉलेज में नियुक्ति का मामला हो, चाहे वो गड़बड़ी का मामला हो, तमाम जो आरोप हरक सिंह रावत पर लगे हुए हैं, अब उनकी विजिलेंस टीम जो है वो जांच करेगी
और घोटालों की जांच की जाएगी। खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम आरोप हरक सिंह रावत पर लगे थे, अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली क्योंकि विजिलेंस टीम जांच कर रही है पूरे तमाम घोटालों की। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, हरक सिंह रावत जब उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे तो उनके पास आयुष मंत्रालय था और उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में तमाम घपले और घोटाले हुए थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ही हुए थे और विपक्ष भी लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि संबंधित मंत्री के खिलाफ विभागीय जांच हो और जो लोग बाकी के दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कई बड़े मामले आयुर्वेद विश्वविद्यालय में निकल करके सामने आए थे और इसकी जहाँ तक शिकायत आई थी उन शिकायतों की जांच भी की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि विजिलेंस जांच शुरू हो रही है तो जाहिर है कि अब तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत के ऊपर अब शिकंजा कसना तय है और उनके खिलाफ तमाम जो आरोप लगाए गए थे तो उससे अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं अजय पांडे जी, क्या ये माना जाए, हालांकि शिकायतें कई सालों से आ रही थी घोटाले की, लेकिन उन पर कार्रवाई अब जब हरक सिंह रावत बीजेपी का हिस्सा नहीं है, शिकायतें तो पहले भी लगातार आती रही, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदले के तौर पर किया जा रहा है क्योंकि शिकायतें तमाम पहले से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ से कह सकते हैं कि चूंकि अब हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं तो जाहिर है कि राजनीतिक दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है और चूंकि विपक्ष की ओर से ये बात जरूर कही जा रही है कि हरक सिंह रावत जब बीजेपी में थे उस समय विपक्ष की ओर से तमाम आवाज उठाई जा रही थी लेकिन उसको दबा दिया गया और तब जांच नहीं की गई। अब क्योंकि वो दूसरी पार्टी में आ गए हैं, विपक्ष में है, तो अब उनके खिलाफ जांच की जा रही है। लेकिन जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय का मामला है ये काफी बड़ा घोटाले वाला मामला है और उस समय पहले भी कई आरोप जो लगाए जा रहे थे वहाँ के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ वहाँ जांच होती रही है। लेकिन चूंकि अब बड़े स्तर पर जब इसकी जांच होगी तो जाहिर है कि कई राज यहाँ पर खुल करके सामने आएंगे। भर्तियों का बिल्कुल, वाकई तमाम जो राज है वो खुलकर आएंगे कि आखिर किसकी साठगांठ से लगातार तमाम घोटाले विश्वविद्यालय में किए गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में तमाम जो घोटाले की खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर अब विजिलेंस जांच इस पर की जाएगी, जो कि आने वाला वक्त बताएगा कि हरक सिंह रावत के अलावा कौन कौन नेतागण और अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच गुरुवार को MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में राज्य सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम व अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी, BPCL के अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित तमाम कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं CM आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य में नवीनीकरणीय एवं अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए MOU साइन किया गया है। वहीं आगे बढ़ेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पैरवी की है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि अगर हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के रूप में मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके दुबई दौरे पर कई निवेशकों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की है जिससे उत्तराखंड में पर्यटन को लाभ मिल सके।
इसलिए उनकी कोशिश है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के अन्य नेताओं को सलाह देते हुए ये कहा है कि राज्य के विकास के लिए यह जरूरी है कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सके और इसकी पैरवी सभी नेताओं को भी करनी चाहिए। नहीं, रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था, तो वहां जो निदेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें, और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टेहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी को लाइए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। जो हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो हीरों का व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम केदारनाथ के अंदर भंडारा खोलना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे आवेदन मांगे हैं, निश्चित रूप में उनकी सहायता की जाएगी। अगर कोई आदमी शंकर के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भोजन कराना चाहता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो निश्चित रूप में वो लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम 2 दिन की छुट्टी में भी हम गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। हमारे स्टेट के सभी लीडर्स को समझना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से काम करने में जुटे। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू का चमोली दौरा आज है। बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे एस संधू। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का निरीक्षण वो करेंगे, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। जी हां, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम जाएंगे और किस तरीके से जो यात्रा है उसको और सुगम बनाया जाए, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात उनकी होने वाली है, खास बैठक होने वाली है। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू का चमोली दौरा है, जहां पर बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे एस संधू। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में क्या क्या, हालांकि जो यात्रा चल रही है, किस तरह की सुविधाएं लोगों के लिए की गई हैं, क्या कुछ सुविधाएं और होनी चाहिए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ खास बैठक भी करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां तीर्थयात्रियों की संख्या अब तय कर दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालुओं की एंट्री बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। बिना पंजीकरण के ऋषिकेश से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी हां, बद्रीनाथ धाम में 20 मई तक जो रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुक किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। केदारनाथ 27 और यमुनोत्री 31 मई तक आपको बताएं कि फुल है। हालांकि जिस तरीके से 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई और ऐसे में लाखों की तादाद में यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है, और ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए, उन्हीं के लिहाज से अब जो यात्रियों की संख्या है उसे सीमित कर दिया गया है और ऑनलाइन जो स्लॉट बुक होंगे उसी के आधार पर अब यात्रियों को, श्रद्धालुओं को धाम में पहुंचने की इजाजत दी जा रही है। जी हां, 5 जून तक के लिए केदारनाथ की जो हेली सेवा है वो भी फुल साफ तौर पर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम के लिए 25 मई तक जो स्लॉट बुक किए जा चुके हैं, उन्हीं स्लॉटों के आधार पर श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्हें आगे जाने की एंट्री मिल रही है, अन्यथा उन्हें ऋषिकेश से ही वापस लौटाया जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां 22 मई से खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना है। जहां पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। सीएम धामी और राज्यपाल मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया बुधवार से हालांकि शुरू हो गई है और आज गुरुवार को पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जहां हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दरअसल 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में बुधवार से एथिक्स इन्फोटेक कंपनी ने पंजीकरण केंद्र शुरू कर दिया है और यहां श्रद्धालुओं का ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जा रहा है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पैदल मार्ग पर भी आवाजाही सुचारू है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल कोठियाल ने बुधवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने त्याग पत्र को साझा किया जिसमें लिखा कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने 20 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उत्तराखंड में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल को हालांकि राज्य में अपना सीएम फेस घोषित किया था। वहीं आम आदमी पार्टी नेता कर्नल कोठियाल की ओर से पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संगठन के नेता उनके इस्तीफे पर सकारात्मक बयान दे रहे हैं। अभी अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का बारे में पता लगा है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई में जो साथ दिया गया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में वो उत्तराखंड के लिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी उन्होंने सोचा है, उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कर्नल कोठियाल पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। आज उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, वो फैसला उनका निजी कारणों से हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया जिससे लगता है कि उनके किसी से किसी प्रकार के मतभेद थे। उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत होती हैं। जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती। चुनाव में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पुनः खड़ी हो, लेकिन कर्नल कोठियाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर के जो फैसला लिया, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
कर्नल कोटियाल। आगे बढ़ेंगे। केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो गया है, जहां मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित मतदाता दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैद दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। प्रशासन मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। आपको बताएं कि केलाखेड़ा में उपचुनाव किया जा रहा है, जिसमें हालांकि सुबह 8 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे हुए हैं। तो बाजपुर में केलाखेड़ा में जो उपचुनाव होना था उसको लेकर आज सुबह से ही जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और जो मतदाता हैं वो अपनी अपनी बारी लाइन लगाकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उपचुनाव में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। मुस्तैद किया गया है। हाँ, नगर पंचायत केलाखेड़ा का आज उपचुनाव है अध्यक्ष पद हेतु। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बाई इलेक्शन पहली बार हो रहा है और 9 बूथ बनाए गए हैं, जिस 3 भवन है उसमें, जीआईसी में 4 हैं और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 हैं, नगर पंचायत भवन में 2 हैं। तो सुबह 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी टीम लगी हुई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और ऑब्जर्वर सर यहाँ उपस्थित हैं। तो और मेरे द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण भी किया गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। सभी पोलिंग बूथों पर एजेंट भी है, कैंडिडेट स्वयं घूम रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है कि हम बाई इलेक्शन में सामान्य इलेक्शन की तरह अच्छी वोटिंग करवाएंगे, अर्थात परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो अभी कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और सब लोग जो उसमें एक आईडी प्रूफ होना चाहिए उसको लेके आ रहे हैं वोटिंग करने। तो लोगों में उत्साह है और इतनी गर्मी के दिनों में भी देखा जा रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और दोनों अच्छी वोटिंग कर रहे हैं। हाँ, नगर पंचायत केलाखेड़ा का चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।